तो आज बच्चों हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 4 आपका इन्वेंट्रीज़ का। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये चैप्टर की वेटेज जो है लगभग आप मान के चलो 8 मार्क्स तक की है, अगर आता है तो, लेकिन श्योर नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आएगा ही आएगा, पर अगर आ गया तो 5 नंबर का भी छोटा क्वेश्चन आ सकता है, या थोड़ा सा बड़ा 8 नंबर का भी, या मैक्सिमम 10 नंबर तक का आ सकता है। ठीक है, चलो तो देखो, सबसे पहले हमने इन्वेंट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी कि इन्वेंट्री क्या होता है। तो इन्वेंट्री का मतलब होता है कि ये हमारे ऐसे एसेट्स हैं जो या तो आप बेचने के लिए रखते हो, या फिर आप उनसे कोई प्रोडक्शन के लिए रखते हो, यानी कि रॉ मटेरियल, और या फिर आप उन्हें सर्विसेज में या गुड्स को बनाने में कंज्यूम कर लेते हो, जैसे स्टोर एंड स्पेयर या कंज्यूमेबल। तो ये सब जो है हमारे लिए क्या हो गए, इन्वेंट्री हो गए। ठीक है, बाकी इन्वेंट्री मैंने आपको बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ जो होती हैं जिनका काम है सामान को बनाना, उनके लिए, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटियों के लिए इन्वेंट्री रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है, फिनिश्ड गुड्स भी हो सकता है, स्टोर एंड स्पेयर्स या पैकिंग मटेरियल, ये सब कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन जो ट्रेडिंग एंटिटीज़ होती हैं जिनका काम सिर्फ बेचने का है सामान एक से दूसरे को, उनके लिए हम इन्वेंट्रीज़ को मतलब ट्रेडेड गुड्स या स्टॉक इन ट्रेड बोल देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई सिंपल थ्योरी। बाकी हमारा जो चैप्टर है उसमें हमारा काम मेनली तो है कि हमें इन्वेंट्री की वैल्यूएशन निकालनी है। तो इसीलिए सबसे पहला टॉपिक एक थ्योरेटिकल पूछ ले सकता है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सिग्निफिकेंस क्या है या इसकी इम्पॉर्टेंस क्यों है। तो इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत सिंपल है कि भाई जब हम इन्वेंट्री की सही वैल्यू निकालते हैं तो उससे हमारी इनकम सही निकलती है। दूसरा, इन्वेंट्री की सही वैल्यू निकालते हैं तो बैलेंस शीट भी सही होती है प्रेजेंट। तीसरा, इन्वेंट्री जो है वो लिक्विडिटी एनालिसिस में हेल्प करता है। तो मैंने आपको बताया था कि करंट रेशो निकालते थे हम, तो उसमें आप इन्वेंट्री को भी कंसिडर करते हो। और इसके अलावा स्टैट्यूटरी कंप्लायंस भी है, क्योंकि कंपनीज़ एक्ट का शेड्यूल 3 जो है उसमें आप देखते हो कि एक फॉर्मेट दे रखा है बैलेंस शीट का, उसमें हमको इन्वेंट्री शो भी करनी पड़ती है। तो मतलब इन्वेंट्री की सही वैल्यू निकालना ज़रूरी होता है। बाकी फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को ओवर वैल्यू कर देते हैं, यहाँ एक छोटा सा डेमो दिया था कि अगर आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दोगे तो उससे दो चीज़ें हो जाएंगी। एक तो आपकी जो इनकम है वो भी ओवर वैल्यू हो जाएगी, मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो एक एरर करके दिखा रखा है कि अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को 2000 की बजाय 3000 लिख दूंगा तो फिर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो भी 6000 की बजाय 7000 आ जाएगा। और सेम वे बैलेंस शीट भी ओवर स्टेटेड हो जाएगी, बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग स्टॉक 2000 की जगह 3000 हो जाएगा। तो जब हम अपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करते हैं तो उससे हमारे प्रॉफिट भी ओवर वैल्यू हो जाते हैं, हमारा एसेट भी ओवर वैल्यू हो जाता है ना, एंड वाइस वर्सा, कम करेंगे तो कम हो जाएगा। तो हमने इसमें मतलब ये बात लिख ली थी। अच्छा, फिर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जो मैं मान रहा हूँ कि आपको याद होगा अब, COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बाकी नेट परचेज का मतलब है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको बताए थे जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो गए, फैक्ट्री एक्सपेंस हो गए, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, वेजेस, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला भी है COGS को निकालने का, वो है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये भी एक फॉर्मूला है जिससे हम निकाल सकते हैं, सेम आंसर आ जाता है। बाकी अगर ग्रॉस लॉस होगा तो फिर आप नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस कर दोगे तो भी आपका मतलब COGS आ जाएगा। तो इसको हमने एक डेमो से भी समझ लिया था कि आप अगर इसी एग्जांपल में देख लो, चाहे एक ट्रेडिंग अकाउंट बना हुआ है, तो अगर आप सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करोगे तो भी आपका COGS आ जाएगा। और अगर आप ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करोगे तो भी आपका COGS आ जाएगा। तो दोनों से मतलब आप COGS निकाल सकते हो। बाकी COGS का हिंदी में मतलब ये होता है कि जो गुड्स हमने बेचे उनकी कॉस्ट क्या थी, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि जो गुड्स आपने बेचे, जो डब्बे आपने बेचे, उनकी लागत क्या थी। ठीक है, तो ये इसका हिंदी का मतलब होता है। अच्छा जी, अब एक उसके बाद हमने मतलब ये
COGS को समझ लिया था। फिर दो छोटे से मिनी टर्म्स हैं, कई बार कंफ्यूज करने के लिए आ जाते हैं, वो भी आपको बताए थे। एक तो होता है एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला हो गया क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो इसका फॉर्मूला जो है और COGS का फॉर्मूला, उसमें यही अंतर है कि COGS के फॉर्मूले में ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन एडजस्टेड परचेज में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। तो क्लियर है फॉर्मूले का डिफरेंस, देख लो एडजस्टेड परचेज। ओके, बाकी दूसरा एक और टर्म था कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये भी एक स्पेशल टर्म है। इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, बस दैट्स इट। तो ना इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस है ना इसमें क्लोजिंग स्टॉक है, तो खाली इतने हिस्से को कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल बोल देंगे। चलो फिर इसके बाद देखो, ये कॉन्सेप्ट छोटा सा था कि अगर हम वही इन्वेंट्री को ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। तो अब उसको समझा तो दिया था, तो अब आपको समझने का टाइम तो अब है नहीं, तो अब तो सीधा मुद्दे की बात देखो। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करते हो तो उसके दो इफ़ेक्ट्स याद रखने हैं, उससे प्रॉफिट बढ़ जाएंगे और COGS कम हो जाएगा। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन कर दोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएंगे और COGS बढ़ जाएगा। बाकी इसको याद रखने के लिए एक सिंपल ट्रिक ऐसे याद रख सकते हो कि प्रॉफिट का और COGS का इन्वर्स रिलेशन है। तो जिस में प्रॉफिट बढ़ेगा उसमें COGS कम होगा, जिस में प्रॉफिट कम होगा COGS बढ़ जाएगा। बाकी इसी तरह ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक करोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक करोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, एंड COGS पे वाइस वर्सा इफेक्ट आएगा। तो ये आपका ट्रू फॉल्स में काम आता है, ये वाला पूरा पॉइंट। इसमें कोई भी 2 नंबर का मतलब एक ट्रू फॉल्स पूछ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमने लिखा था कि इन्वेंट्री को वैल्यू जो हम करते हैं उसका रूल क्या है। तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के हिसाब से एक ही रूल है जो आपको याद रखना है, वो है कॉस्ट और NRV विच एवर इज़ लोअर, मतलब कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में से जो छोटा होएगा। अब कॉस्ट किसे कहते हैं, उसमें 3 कॉस्ट जोड़ी जाती हैं, वो ध्यान से याद रखना है। एक होती है कॉस्ट ऑफ परचेज, मतलब कि मान लो आपने 100 रुपये का डब्बा खरीदा तो कॉस्ट ऑफ परचेज। बाकी कॉस्ट ऑफ परचेज में आपने अगर कोई टैक्सेस पे करें वो भी इसमें जुड़ जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कि मान लो उस डब्बे पर आपने 50 रुपये लेबर को दिए कि भाई इसका शेप बदल दो, तो अगर आपने कोई डायरेक्ट लेबर का या डायरेक्ट एक्सपेंस खर्च करा डब्बे पर तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, तो वो भी इसमें जोड़ दो, 50 रुपये वो भी जुड़ गए। फिर उसके बाद तीसरा होता है अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट में कोई भी कॉस्ट आ सकती है, वो जनरली होती है कि लेट से कि आप अपने डब्बे को स्टोर से निकाल के बिल्कुल जो लोकेशन है, प्रेजेंट लोकेशन है इन्वेंट्री की, वहाँ तक लेकर आए, तो उसमें लेट से आपके 20 रुपये और लग गए, किसी भी बात के लग गए, उससे मुझे मतलब नहीं है। तो पॉइंट ये है कि जब तक इन्वेंट्री बिल्कुल रेडी ना हो जाए तब तक उस इन्वेंट्री पर आपने जो भी खर्चा करा है, खरीदने से लेकर लेबर से लेकर अदर तक, वो सारे आप जोड़ लो। तो इन सबको जब हम जोड़ लेंगे तो हमारी कॉस्ट बन जाएगी 170। तो ये मतलब हो गया कॉस्ट। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है कि आप कितने का बेच सकते हो सामान। तो इसका बहुत ही छोटा फॉर्मूला था, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। मतलब एक सिंपल से एग्जांपल से दोबारा समझ लेते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा डब्बा 200 रुपये का बिकेगा, तो ये है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, लेकिन आपको पता है कि 10 रुपये इसमें मुझे शायद कमीशन के भी देने पड़ेंगे, तो ये भी आपको पता है खर्चा हो जाएगा। तो 200 रुपये में से 10 रुपये कमीशन के दे दोगे तो कितना बच गया, 190। तो हम कह देते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 190। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन पर चलता है, ये ध्यान रखना है, ये रियलिटी नहीं है, ये हमें सिर्फ लग रहा होता है। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो एक्सपेक्टेड होती है। तो हमारी कॉस्ट थी 170, NRV थी 190, तो हम इन्वेंट्री को किस पर वैल्यू कर देंगे, कॉस्ट पर। फिर उसके बाद हमने जो मेन लिखा था वो था इन्वेंट्री का वैल्यूएशन टेक्निक। तो हालांकि ये फ्लो चार्ट आपके लिए अभी कम रेलिवेंट है, लेकिन फिर भी जैसे इसमें 2 तरह की इन्वेंट्रियाँ होती हैं, एक होती है जो इंटरचेंजेबल नहीं है और एक होती है जो इंटरचेंजेबल है। इसका भी मैंने एग्जांपल दिया था। इंटरचेंजेबल नहीं है का मतलब है जैसे रोल्स रॉयस कंपनी वो गाड़ियाँ बना रही है, तो वो हर कस्टमर की अलग गाड़ी बनाती है, सचिन तेंदुलकर की अलग, अमिताभ बच्चन की अलग। लेकिन आप
कोलगेट खरीदने जाते हो या साबुन खरीदने जाते हो, तो साबुन जो है वो सबका सेम ही बनता है। लक्स का साबुन जो होगा वो पूरे देश में सेम होगा, कोलगेट का जो पैकेट है वो पूरे देश में सेम होगा, तो वो इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल होती है। तो जब रोल्स रॉयस वाली कहानी की हम बात करते हैं, मतलब इन्वेंट्री इज़ नॉट इंटरचेंजेबल, तो एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगता है। ये एक थ्योरेटिकल मेथड है कि जिसकी गाड़ी को बनाने में जितना खर्चा आया वो उसकी कॉस्ट हो गई। तो अमिताभ बच्चन की गाड़ी बनी 5 करोड़ में, तो वो उसकी कॉस्ट हो गई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गाड़ी बनी 7 करोड़ में, तो वो उसकी कॉस्ट हो गई। ठीक है, बाकी तो ये तो बेकार है। आपके मुद्दे के लिए मेथड जो है वो ये हैं 5, इनको घोट के पी के जाना है आपको। पहला है फीफो, दूसरा है लीफो, तीसरा है एवरेज प्राइस, चौथा है वेटेड एवरेज, और पांचवा है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड या रिटेल इन्वेंटरी मेथड। शुरू के 4 को हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड कहते हैं क्योंकि इसमें हमें कॉस्ट पता होती है, लेकिन आखिरी वाले में हमें कॉस्ट नहीं पता होती, उसमें हमें सेलिंग प्राइस पता होती है, इसीलिए उस आखिरी वाले को एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड कहते हैं। तो ये 5 मेथड जो है ये आपको मेनली पता होने चाहिए। चलो, तो इनके बारे में 1 बाय 1 बता देता हूँ आपको कि किस मेथड में क्या है। तो पहले फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज जो है, इनका एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देता हूँ और इस एग्जाम्पल से ही रिवाइज करवा देता हूँ जो हमने पहले कर रखा है। तो देखिए जी, हमने 1 जनवरी को 2 डब्बे खरीदे 10 रुपये के, फिर 3 जनवरी को 3 डब्बे खरीदे 12 रुपये के, 5 जनवरी को 4 डब्बे खरीदे 14 रुपये के, 9 जनवरी को 1 डब्बा खरीदा 11 रुपये का। ठीक है, तो मैंने नीचे ड्राइंग भी बना रखी है कि किन किन डेट्स पर हमने कितने डब्बे खरीदे और कितने रुपए के रेट से खरीदे। ठीक है, अब 10 जनवरी को लेट से हमने 3 डब्बे बेच दिए, सेल कर दिए। तो फीफो मेथड के हिसाब से पहले, फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जब हम 3 डब्बे बेचेंगे फीफो मेथड के हिसाब से, तो कौन से 3 डब्बे बेचेंगे? 1 जनवरी वाले दोनों और एक 3 जनवरी वाला, ये बेच देंगे। तो क्लियर है कहानी। तो आपके जो बच गए डब्बे, जो भी बच गए, उनकी वैल्यू को जोड़ लोगे तो क्लोजिंग स्टॉक का आंसर आ जाएगा। तो फीफो मेथड तो यही है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। तो फीफो मेथड में आपने अगर आप वैल्यू निकालोगे भी तो 12 + 12 + 14 + 14 + 14 + 14 + 11, तो कितना आ जाएगा आंसर? 91। तो क्लियर है भाइयों। दूसरा मेथड होता है लीफो मेथड। लीफो मेथड में स्टोरी होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो डब्बे आपने सबसे आखिरी में खरीदे होंगे वो बेच दोगे। तो उसका मतलब है आप 9 जनवरी वाला और 2 डब्बे 5 जनवरी वाले बेच दोगे। तो इसका मतलब इस बार अगर आप देखोगे आपके पास अनसोल्ड स्टॉक क्या बच गया, तो जो शुरू से लेकर यहाँ तक के ये डब्बे हैं, अगर आप इनको जोड़ लोगे 10 + 10 + 12 + 12 + 12 + 14 + 14, तो कितना आ जाएगा? 84। तो लीफो मेथड के हिसाब से आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 84। तो क्लियर हो गया लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, एक मेथड होता है सिंपल एवरेज मेथड। अब सिंपल एवरेज मेथड ये कहता है कि भाई देखो, जब हम अलग अलग रेट्स के डब्बे खरीदते हैं, एक डब्बे का रेट कितना था? 10, है ना। दूसरे डब्बों का रेट कितना था? 12। तीसरे डब्बों का रेट कितना था? 14। और चौथे डब्बों का रेट कितना था? 11। तो ये मेथड कहता है कि आपने अगर अलग अलग प्रकार के डब्बे खरीदें तो आप पहले उनके प्राइजेस का एवरेज निकाल लो। तो 10 + 12 + 14 + 11 का एवरेज निकालोगे डिवाइड बाय 4, तो आ जाएगा 11.7। समझ गए? तो इसको नाम ही इसलिए एवरेज प्राइस दिया है कि भाई आपको जो अलग अलग प्राइजेस हैं उनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज प्राइस आ गया 11.7। और अब जितने भी डब्बे आपके अनसोल्ड बचे हैं, यानी कि जैसे हमारे एग्जांपल में 7 डब्बे अनसोल्ड हैं, तो हम उन 7 डब्बों की वैल्यू सीधा निकाल लेंगे एवरेज प्राइस के हिसाब से, वो आ जाएगा 82.25। तो ये मेथड हो गया एवरेज प्राइस। सेलिंग प्राइस का तो कोई रोल ही नहीं, क्योंकि हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? अनसोल्ड स्टॉक की। अब जो डब्बा आपने सेल कर दिया, अब वो चाहे 500 रुपये का बेचा हो, चाहे 500 करोड़ का बेचा हो, चाहे फ्री में दे दिया हो, उससे हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? क्योंकि जो डब्बे हम बेच रहे हैं उससे तो मुझे कोई मतलब ही नहीं। हमारा मतलब तो किन से होता है?
कि जो डब्बे नहीं बिके, क्योंकि हम तो इस चैप्टर में क्या निकाल रहे हैं, इन्वेंट्री की वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू। तो जो डब्बे आप बेच चुके उनसे मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मुझे मतलब है कि हमारे पास जो 7 डब्बे बचे हैं उनकी क्या वैल्यू है। तो क्लियर हो गया? तो समझ आया जी युवराज भाई? अच्छा, लेकिन चौथा मेथड जो होता है वेटेड एवरेज मेथड, वो वेट्स को भी कंसिडर करता है, इसीलिए उसका नाम है वेटेड एवरेज। अब आपने 10 रुपए वाले कितने डब्बे खरीदे थे बताओ? 2। 12 रुपए वाले कितने डब्बे खरीदे थे? 3। 14 रुपए वाले कितने डब्बे खरीदे थे? 4। और 11 रुपए वाले कितने डब्बे खरीदे थे? 1। तो इसका मतलब इनकी क्वांटिटीज़ अलग अलग हैं। तो अब हम इनकी क्वांटिटीज़ को भी कंसिडर करेंगे, वेट्स को भी कंसिडर करेंगे, तो वो मेथड वेटेड एवरेज मेथड बन जाता है। तो वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं, अभी बचपन में पढ़ रखा है आपने। वेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 × 2 प्लस 12 × 3 प्लस 14 × 4 प्लस 11 × 1 डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स 2 + 3 + 4 + 1। तो इस बार वेटेड एवरेज प्राइस आ गया 12.3। तो इसका मतलब अब हम 12.3 के हिसाब से अगर अपना क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे तो 7 डब्बों की वैल्यू आ जाएगी 86.1। तो ये मेथड हो गया वेटेड एवरेज मेथड। तो आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है बस। तो फीफो का मतलब होता है कि जो डब्बा पहले खरीदा था वो पहले बेच दिया। लीफो का मतलब होता है जो डब्बा आखिरी में खरीदा था वो पहले बेच दिया। एवरेज प्राइस का मतलब होता है कि 4 तरह के जो प्राइसेस थे उनका एवरेज ले लो। तो 10 + 12 + 14 + 11 डिवाइड बाय 4। लेकिन वेटेड एवरेज में हम वेट्स को भी कंसिडर करते हैं। तो 10 × 2 12 × 3 14 × 4 + 11 × 1 डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स, तो वेटेड एवरेज प्राइस आ गया। तो क्लियर हो गया? समझ आ गया कौन सा? ठीक है। तो बाकी अभी क्वेश्चन जब पहुँचेंगे ना तब करवाऊँगा आपसे, तब देखेंगे। अब इसको घोट के पी जाना एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड को। इसमें बहुत ज़्यादा अब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो मेरा मानना है कि आपको किसी भी चीज़ में अब दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो क्यों का समय जा चुका है। अब आपको तो बस ये पकड़ना है क्या हो रहा है, मतलब आपको प्रोसेस याद होना चाहिए, ठीक है। क्यों हो रहा है उसकी कहानी बेकार है। तो अब तो आप सीधा ये देखो कि इस मेथड के स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। तो देखो वो ध्यान से देख लो। सबसे पहले लिखना है आपको ऊपर सेल्स, ये गिवन होगा, ठीक है, तो इसकी टेंशन नहीं। फिर उसमें आपको ऐड करना है क्लोजिंग स्टॉक जो आपको सेलिंग प्राइस पर ही दे रखा होगा, ये भी गिवन होगा, तो इसकी भी आपको टेंशन नहीं है, बस दोनों को जोड़कर लिखना है। तो दोनों को जोड़कर जब आप लिखोगे तो उसको इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है, दोनों को जोड़कर लिखना है। तो उसको मैंने अपने ऐसे ही समझाने के लिए मतलब मनगढ़ंत वैल्यू ले ली थी, लेट से 1 लाख रुपए आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो कर लोगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीज़ें गिवन है, दोनों को जोड़ना है। फिर उसके बाद 2 चीज़ें माइनस करनी है, ओपनिंग स्टॉक माइनस करना है, ये भी आपको गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो छोड़ देना। फिर आपको परचेजेस माइनस करनी है, ये भी आपको गिवन होगी, तो कोई टेंशन नहीं है, ये भी ओके हो गया। तो माइनस करके जो आंसर आएगा आपका उसको बोलते हैं ग्रॉस मार्जिन। तो मान लो मैंने मनगढ़ंत फिगर लिख रखी है, वो ग्रॉस मार्जिन आ गया लेट से 20,000 माइनस कर, ठीक है। तो क्या स्टेप बन गया, याद रख लो, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस, ये दोनों जोड़े तो एक आंसर आ गया। फिर माइनस करा ओपनिंग स्टॉक, माइनस करा परचेज, तो आ गया ग्रॉस मार्जिन। बस हम यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अब आपको ग्रॉस मार्जिन की परसेंटेज निकालनी है, ये स्टेप क्रूशल है। तो ग्रॉस मार्जिन की परसेंटेज कैसे निकालोगे आप, जो आपका बी ग्रॉस मार्जिन आंसर आया था 20,000, उसे न्यूमरेटर में लिखो। जो ऊपर आपका आंसर था ए 1 लाख, उसे डिनोमिनेटर में लिखो और इनटू 100 कर दो। तो जैसे हमारी मनगढ़ंत फिगर्स में अगर आप 20,000 को न्यूमरेटर में रखते हो, 1 लाख रुपए को डिनोमिनेटर में रखते हो और इनटू 100 करते हो, तो कितने परसेंट आ जाएगा, निकालो। 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, 20% आ जाएगा। तो ये निकालना मतलब आपने
एक तरह से 95% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो यहाँ तक पहुँच गए, 20% निकाल लिया बस। अब आपको फाइनल आंसर जो निकालना होता है वो बेसिकली इस क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, इस क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालनी है। तो मैं ऐसे ही एज्यूम कर रहा हूँ, मान लो इस क्लोजिंग स्टॉक की ये वैल्यू 40,000 दे रखी थी, लेट से कितनी दे रखी थी, 40,000। तो आपको बस अब इस 40,000 में 20% जो आपने मार्जिन निकाला, ग्रॉस मार्जिन, ये माइनस करना है। तो एक बार कैलकुलेटर पे ऐसे टाइप करो 40,000 माइनस 20%, दबाओ 40,000 माइनस 20% कितना आ गया, 32 आ गया ना। तो बस वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट निकल जाएगी। तो फाइनली आपको बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक जो सेलिंग प्राइस गिवन है ना, जैसे हमारे एग्जांपल में लेट से 40,000 मान रहा हूँ, तो बस उसमें से आपको 20% माइनस करना है। तो 20% आपने माइनस कर दिया तो आपका क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ जाएगी जो हमारे एग्जांपल में है 32,000। तो देखो क्या स्टेप बने, वेरी सिंपल। सबसे पहले लिखना है सेल्स, वो दे रखा होगा, प्लस क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस, वो दे रखा होगा। दोनों को जोड़ लिया तो आ गया ए। फिर माइनस करनी है दो चीज़ें, क्लोजिंग स्टॉक वो दे रखा होगा, माइनस करना है परचेज, वो दे रखा होगा। तो क्या आंसर आ गया, ग्रॉस मार्जिन। फिर आपको निकालनी है परसेंटेज, ये ध्यान रखना, ये स्टेप क्रूशल है। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, B अपॉन A इंटू 100। तो मान लो वो आ गया 20%। बस फिर आप अपने क्लोजिंग स्टॉक में से 20% माइनस कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्लियर हो गया। तो बहुत छोटा स्टेप है, इसमें तो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इसका अगर आएगा तो ठीक है, क्लियर हो गया। चलो जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक थ्योरी क्वेश्चन रट के जाना है घर से या फर्रा बना के ले जाना कि दो तरह के इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के सिस्टम होते हैं। एक होता है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और एक होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में बेसिकली हम फिजिकल काउंटिंग करते हैं। ये थोड़ा सा पुराने ज़माने का मेथड है, हालांकि अभी भी होता है, ऐसा नहीं कि पुराने ज़माने का, लेकिन इसके अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। तो इसमें हम हर टाइम पीरियड के बाद फिज़िकली डब्बे काउंट करते हैं। फिज़िकली मतलब इन्वेंट्री काउंट करते हैं कि कितनी है। तो ये लेकिन थोड़ा लेबोरियस मेथड है ना, कि भाई फैक्ट्री में जाओ, डब्बे गिनो, कोई आपको भेज दे, जाओ मारुति कंपनी जाओ, गिन के आओ कितनी गाड़ियाँ हैं, तो बोर हो जाओगे। हालांकि ये करना पड़ता है, स्टॉक टेकिंग बोलते हैं इसको। सीए की ट्रेनिंग में आपको ये करना भी पड़ेगा, है ना, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन भी ज़रूरी है, नहीं तो पता चला कंपनी झूठ बोल दे। भाई कंपनी कहते हैं कि गोदाम में 5 गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो सीए कैसे मान लेगा, तो आपको गिनना भी पड़ेगा। तो फिजिकल काउंटिंग भी करनी ही तो पड़ेगी ही। अच्छा, लेकिन दूसरा सिस्टम होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। उसमें क्या होता है कि रोज़ ही कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में हम मतलब मेंटेन करते रहते हैं कितना डेटा है। उसमें रिसिप्ट्स, इशू और बैलेंस, ये 3 वर्ड्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये है, रिसिप्ट्स का मतलब है कि आपने मान लो कितने डब्बे खरीदे या कितने डब्बे आपके पास आए। तो लेट से आपने 5 डब्बे खरीदे। इशू का मतलब है कि आपने कितने डब्बे बेच दिए, यानी कि आपने मान लो 2 डब्बे बेच दिए। तो अगर आप 2 डब्बे बेच दोगे 5 में से, तो कितने बच गए, वो सॉरी 6 डब्बे खरीदे थे, 2 डब्बे बेच दिए, तो कितने बच गए, 4 बच गए, है ना। तो बैलेंस का मतलब है एक तरह से क्लोजिंग स्टॉक। तो इसमें ये हम रोज़ का रोज़ हिसाब बना कर रखते हैं, इसमें ये चीज़ डेली चलती है। तो ये परपेचुअल सिस्टम हो गया, ठीक है। तो आपको थ्योरी के लिए इनका डिफरेंस घर से याद करके जाना है, तो वो तो मैं दिखा देता हूँ कि भाई क्या है डिफरेंस। बाकी इनके डिटेल मीनिंग की ज़रूरत अब नहीं है, लेकिन आप ये डिफरेंस याद रखना। बाकी दोनों में बातें सिंपल हैं कि इसमें फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होता है, उसमें हम बुक्स में रिकॉर्ड करते रहते हैं। इसमें सेकंड और थर्ड पॉइंट ज़रूर रट लेना, अब समझ आए या ना आए, रट के ज़रूर जाना घर से। सेकंड और थर्ड पॉइंट में ये है कि इस सिस्टम में, मतलब ये फिज़िकल वेरिफिकेशन वाले सिस्टम में, जो भी हमारी बैलेंसिंग फिगर होती है या जो भी हमारे गुड्स लॉस्ट होते हैं, वो COGS का पार्ट बन जाते हैं। लेकिन दूसरे वाले सिस्टम में, परपेचुअल वाले सिस्टम में, जो भी हमारी रेसिडुअल वैल्यू होती है या जो भी हमारे गुड्स लॉस्ट होते हैं, वो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन जाता है। तो ये आपको याद रखना है डिफरेंस, है ना।
बाकी क्या कह रहा है वो अब छोड़ो, क्यों कह रहा है वो अब छोड़ो। बाकी ये मेथड जो है सिंपल है, लेस एक्सपेंसिव है। वो मेथड थोड़ा कॉस्टलियर है क्योंकि उसमें आपको डेली डेटा मेंटेन करना है, डेली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मतलब पे अपलोडिंग करनी है। और इस मेथड को हम फिजिकल वेरिफिकेशन वाला या स्टॉक टेकिंग भी कहते हैं, और वो जो है वो थोड़ा सा मतलब बिजनेस ऑपरेशंस को अफेक्ट नहीं करता क्योंकि उसमें कोई फिजिकल काउंटिंग नहीं करनी होती। बस तो ये मतलब होता है, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको समझाया था कि क्या मतलब है, लेकिन अब समझने का समय गया। अच्छा, फिर इसके बाद दो स्पेशल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये अच्छे से पता होने चाहिए क्योंकि बच्चों की ज़्यादातर जान यहाँ से सूखना शुरू होती है, क्योंकि अब आपको यहाँ से मतलब दिमाग वाले क्वेश्चंस करने पड़ते हैं या दिमाग वाला कॉन्सेप्ट लगाना शुरू होना पड़ता है। तो उसके दो स्पेशल कॉन्सेप्ट हैं, पहले तो वो समझा देता हूँ, वो याद रखना अच्छे से, ठीक है। देखो, ये एक कहानी है, कहानी बेसिकली है गुड्स सेंट टू कस्टमर ऑन अप्रूवल बेसिस। तो पहले कहानी याद दिलवा देता हूँ क्या होता है। इस कहानी में बेसिकली हम अपने गुड्स किसी कस्टमर को भेजते हैं और कस्टमर को ये कहते हैं, मान लो कि भाई तुम्हें हम 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, तुम्हें अच्छा लगे तो अप्रूव कर देना, अच्छा ना लगे तो वापस लौटा देना। लेकिन इत्तेफाक से क्या होता है कि 15 दिन अभी ख़त्म भी नहीं होते और 31 मार्च मान लो आ जाती है, ईयर का एंड आ जाता है। तो अब डब्बे जो हैं, हमारे डब्बे, 2 डब्बे कस्टमर के घर पे रखे हुए हैं फ़िलहाल, लेकिन ना तो अभी उसने अप्रूव करा और ना उसने अभी तक रिजेक्ट करा, ठीक है। तो आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्योंकि डब्बे कस्टमर के घर पे रखे हैं, तो जब आप फिज़िकल काउंटिंग करोगे तो वो मतलब डब्बे फैक्ट्री में नहीं मिलेंगे। तो मान लो आप फैक्ट्री गए और आपने फैक्ट्री के अंदर फिज़िकल काउंटिंग करी, लेट से ये फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में जब आपने फिज़िकल काउंटिंग करी तो आपको कितने डब्बे मिले? सिर्फ 73, ठीक है। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी डब्बे या कोई भी स्टॉक कस्टमर के घर पे रखा है तो वो भी क्या है? हमारी ही इन्वेंट्री है। तो हम उसको बोलते हैं कि वो अभी भी हमारी ही इन्वेंट्री मानी जाएगी, यानी कि उसको स्टॉक विद कस्टमर बोलते हैं। तो ये मेन कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था कि उन 2 डब्बों को भी हम अपना ही क्लोजिंग स्टॉक कंसिडर करते हैं, तो उन दोनों डब्बों की भी कॉस्ट जो है वो हमारी ही इन्वेंट्री का पार्ट बनेगी। ये है मुद्दा, समझ गए। तो इस पूरी कहानी में मतलब बस आपको ये ध्यान रखना है, वो बादल में भी लिखा है कि 2 डब्बे कस्टमर के घर में हैं पर फिर भी कंसिडर्ड एज, फिर भी हम उसको क्या मानते हैं? अपना क्लोजिंग स्टॉक मानते हैं। तो ये ध्यान रखना है। तो क्लियर हो गया? अच्छा, इसी तरह एक दूसरी सेम कहानी होती है, वो होती है कंसाइनर और कंसाइनी की। तो कंसाइनर और कंसाइनी क्या होते हैं? एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि भाई कंसाइनर मतलब एक मालिक होता है, वो अपना सामान बेचने के लिए किसी कंसाइनी को देता है, नौकर को देता है। अब नौकर के पास उसने सारा सामान भेज दिया, लेकिन लेट्स एज्यूम कि नौकर के पास 3 डब्बे ब्लू कलर बना रखे हैं, 3 डब्बे अनसोल्ड रह गए। अब आप मालिक की फैक्ट्री में गए फिजिकल काउंटिंग करने, तो वहाँ पर आपको मिले 73 बॉक्सेस। तो यहाँ पे भी यही पॉइंट है कि जो 3 डब्बे नौकर के पास रखे हैं जो वो अनसोल्ड हैं, उन्हें भी हम क्या कंसिडर करेंगे? अपना क्लोजिंग स्टॉक। तो जो भी डब्बे कंसाइनी के पास भी अनसोल्ड बचे होते हैं वो भी हमारा ही क्लोजिंग स्टॉक होते हैं। तो इन दोनों स्पेशल कहानी में बस आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे याद रखो कि अगर कोई भी स्टॉक कस्टमर के घर पे रखा है तो भी हमारा ही माना जाएगा, और अगर कोई भी अनसोल्ड स्टॉक कंसाइनी के पास रखा है तो वो भी हमारा ही माना जाएगा। तो इन दोनों को हम अपना क्लोजिंग स्टॉक कंसिडर करेंगे। तो ये याद रखना है बस आपको, ठीक है। तो क्लियर हो गई कहानी? बाकी तो फिर एनालिसिस था जो मतलब दोबारा से देख लेते हैं, लेकिन इसके क्वेश्चंस जो होते हैं वो मतलब आपको एनालिसिस करके ही करने पड़ेंगे, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है रटने का। बाकी रटने वाले बच्चे रटते भी हैं और सही भी हो जाता है, वो आपकी चॉइस है। तो बेसिकली एक बार एनालिसिस दोबारा दिखा देता हूँ। तो इसमें देखो, जैसे हमने एक सबसे ऊपर COGS का फॉर्मूला लिख रखा है, ठीक है, तो आप उस पर फोकस करना और आप COGS के ही फॉर्मूले को याद रखो। एक बार बोलो क्या था फॉर्मूला? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, इज इक्वल टू COGS, ठीक है। तो अब देखो COGS जो है उसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है। COGS का क्या फॉर्मूला होता है? नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट।
तो बेसिकली जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें उसी को आपको यूज़ करना है। जैसे मान लो जो ऊपर वाली इक्वेशन है, ऐसे एज्यूम करो कि अगर मैं आपको ओपनिंग स्टॉक दे देता हूँ, नेट परचेज दे देता हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंस दे देता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक दे देता हूँ, तो आप COGS निकाल लोगे। अच्छा, अगर मैं COGS दे दूँ तो क्या क्लोजिंग स्टॉक निकाल लोगे? तो भी निकाल लोगे। या अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक भी दे देता हूँ और ओपनिंग स्टॉक मिसिंग दे देता हूँ तो फिर आप ओपनिंग स्टॉक निकाल लोगे, है ना। तो अल्टीमेटली ऊपर वाली इक्वेशन ही यूज़ होनी है। अब किसी किसी क्वेश्चन में वो ओपनिंग स्टॉक निकलवाएगा, किसी किसी क्वेश्चन में वो क्लोजिंग स्टॉक निकलवाएगा, और वो बस ऐसे करेगा आपसे जनरली। तो आप ऊपर वाली इक्वेशन को मतलब अगर एक वो मान लो, बेस मान लो, तो उसी को घुमा फिरा के मतलब मैंने वही समझाया था कि वो कई बार हो सकता है आपसे क्लोजिंग स्टॉक निकलवा ले, या हो सकता है वो आपसे ओपनिंग स्टॉक निकलवा ले, वो तो उसी को इधर उधर कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो वो इक्वेशन चलती है। अच्छा, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट क्लियर करते हैं यहाँ पे। लेट्स से आप इस इक्वेशन को ही मान लो कि आप ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो हम अपने एग्जाम में लेकिन इसको ऐसे इक्वेशन की तरह सॉल्व करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमें क्लाइंट को भी डराना है। नहीं तो क्लाइंट कहेगा कि मेरा बेटा तो 11th में, वो तो सेम फार्मूला यूज़ कर रहा है। तो हम क्लाइंट को बताने दिखाने के लिए उसी फॉर्मूले को स्टेटमेंट में दिखाएंगे। तो हम ऐसे करके दिखा देंगे, क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे, COGS को जोड़ के दिखा देंगे, नेट परचेज को घटा कर दिखा देंगे, है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस को घटा कर दिखा देंगे, और हम क्लाइंट को स्टेटमेंट के फॉर्म में दिखा देंगे कि देखो क्लाइंट, तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक जो है वो ये है। तो वो कहेगा कि हाँ सही है भाई, सही लग रहा है। तो समझ गए कहानी? तो क्लियर है बिल्कुल अच्छे से। चलो, तो मैं अब आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन जितने आए हैं, मतलब इस पर बेस्ड भी और कुछ इंपॉर्टेंट भी वो करवाऊंगा, लेकिन हर क्वेश्चन पहले आपको मौका मिलेगा अपना हुनर दिखाने का, फिर मैं भी डिस्कस कर लूँगा। चलो, तो ये है पहला आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 4 नंबर का आया है आपके एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, बस क्वेश्चन आप देखो मज़े से और आपको आंसर निकालना है। तो ये है आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन कि वेटेड एवरेज मेथड से इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है, वेटेड एवरेज मेथड से, ठीक है। तो ट्राई करो, फिर मिलते हैं 8 मिनट बाद। चलो, तो देख लेते हैं, बाकी आंसर तो सही आ रहे हैं जो बच्चों ने बताए, और इसका फॉर्मेट भी लेकिन दिखा देता हूँ कि कैसे करना है आपको एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो ICAI ने इसका सजेस्टेड आंसर भी दे रखा है आपको। तो देखो, इस तरह से 3 कॉलम बनते हैं रिसिप्ट्स, इशू और बैलेंस के, ठीक है। फिर आपको याद होगा तो लिखवाया था ना, डेट का कॉलम आ गया, उसके बाद QRA ऐसा करवाया था, मतलब क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो पहले हमने 10 डब्बे खरीदे थे 300 रुपये के, तो 3000 रुपये हो गया। फिर हमने 5 डब्बे देखो बेच दिए, वो इशू में आ गया, तो वो 300 रुपये के बेच दिए। तो आपके पास बैलेंस जो बचा वो 5 डब्बे बचे 300 वाले, ठीक है। उसके बाद आपने 20 डब्बे और ख़रीद लिए 400 रुपये के। तो अब आपको वेटेड एवरेज प्राइस निकालना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बताया था कि भाई उसने अगर 5 डब्बे खरीदे थे 300 वाले बैलेंस, तो 1500 बचा था उसके पास, और 20 डब्बे उसने ख़रीद लिए 400 वाले, तो 8000 हो गया था। तो आपको अब ये निकालना है एक तरह से कि इसका मतलब उसके पास 25 डब्बे हैं 9500 के, यही माना जाएगा कि उसके पास 25 डब्बे बचे हैं 9500 के। तो उससे आपको वेटेड एवरेज प्राइस पता चल जाएगा 2500, मतलब 9500 डिवाइडेड बाय 25 करो, कितना आ रहा है 380। तो इसका मतलब डब्बा हो गया 380 का। फिर उसके बाद उसने 10 डब्बे बेच दिए, वो भी 380 का माने जाएंगे। फिर 10 डब्बे और बेच दिए, वो भी 380 के माने जाएंगे। तो एंड में उसके पास 5 ही डब्बे बच गए, है ना। एंड में उसके पास इसका मतलब 5 ही डब्बे बच गए 380 के। तो कितना आ गया वैल्यू 1900। तो ये आप देख लो, और एग्ज़ाम में इसी तरह करना है, ये नहीं कि बस कैलकुलेट कर करा के आ गए। एग्ज़ाम में आपको ये प्रॉपर प्रेजेंट ऐसे करना है। चलो आओ जी, तो ये एक अगला, ये भी एक PYQ है, एग्ज़ाम में आया था। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी पढ़ो आप। Z एंटरप्राइजेस फर्निशेस का
तो अपने आप पढ़ो, दिमाग लगाओ क्या है। लास्ट में बस ये लिखा है असर्टेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2021। बाकी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो तो इसमें आपको वैल्यू ऑफ स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल का, मतलब ओपनिंग स्टॉक। परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कि आपको डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखे हैं। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, सेल्स दे रखे हैं, ठीक। बाकी नीचे लिखा है एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020, मतलब पिछले साल का, ए सम ऑफ 2,40,000 वॉज रिटर्न ऑफ फॉर ए पर्टिकुलर आइटम विच वॉज ओरिजिनली परचेज्ड फॉर 8 लाख रुपए। दिस आइटम वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 फॉर 6,40,000। तो मतलब एक इसमें डब्बे की कहानी है कि आपने पिछले साल एक डब्बा जो 8 लाख का ख़रीदा था, उसकी वैल्यू में 2,40,000 आपने राइट ऑफ कर दिया, मतलब कम कर दिया, ये कहना चाह रहे हैं। और उसको फिर आपने इस साल 6,40,000 में बेच भी दिया, ठीक है। तो ये मैंने एक क्वेश्चन, ये हमने कर रखा है क्वेश्चन के अंदर, सेम पॉइंट है, लेकिन करना ट्राई। और बाकी सेकंड में तो सिंपल कह रहा है कि एक्सेप्ट फॉर द अबव ट्रांजैक्शन द ग्रॉस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज़ 1/3 ऑन कॉस्ट। तो मतलब कि हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट 1/3 ऑन कॉस्ट कमाते हैं, और 1/3 ऑन कॉस्ट का मतलब कितना, इज इक्वल टू, हाँ नहीं 33.33 तो ऑन कॉस्ट है, लेकिन शॉर्टकट क्या सिखा रखा है, 1/3 ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 25% ऑफ सेल, यानी 1/4 ऑफ सेल, बिल्कुल सही। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपको 1/3 ऑफ कॉस्ट दे रखा है, तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/4 ऑफ सेल। चलो तो करो ट्राई क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। हाँ जी बताओ जी, तो देखें पहले एक बार कि क्या आप सही हो, आईसीआई क्या कहता है। तो आंसर है बी का 37 लाख, ठीक है, वेरी गुड। तो देखो पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला जो है वो तो मतलब आपका एक सिंपल फार्मूला बन गया, हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है ना, तो फार्मूला बन गया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस COGS, है ना, उसी वाले फार्मूले से, ठीक है। तो मतलब मैं मोटा फार्मूला लिख सकता हूँ कि मोटा फार्मूला क्या बन गया कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस COGS। तो अब ये है मुद्दा कि ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस और COGS आप कितना कितना लोगे। तो ओपनिंग स्टॉक जैसे इन्होंने सॉल्यूशन में सबसे ऊपर दे रखा है 28 लाख, तो 28 लाख लिया ओपनिंग स्टॉक। परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर ये भी दे रखी है 1,38,40,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस ये भी दे रखे हैं 28 लाख एज इट इज़, ठीक है। अब COGS जो है वो देख लो कि क्या आपका 1,57,40,000 आया COGS, वो नहीं आया होगा। चलो तो वो छोटा सा वर्किंग है, उधर समझ लो कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कैसे निकला ताकि आपका COGS सही आए। तो देखो टोटल सेल कितने रुपए की दे रखी है, 2,08,80,000 की, है ना। लेकिन आपने उसमें एक आइटम ऐसा बेच रखा है जो आपने मतलब 6,40 का था, जो आपने मतलब 6,40,000 में बेचा था, ठीक है, यही था, 5,60,000 का था और 6,40 में बेचा था। तो उस 6,40 को आप अलग समझो। तो पहले आप अपनी सेल में से 6,40,000 की सेल को अलग हटा दो, ठीक है ना। मतलब इसको हम आपको एक छोटे से और पिक्टोरियल तरह से समझा देता हूँ कि आप ऐसे समझ लो कि भाई उसने हमें सेल कितने रुपए दे रखी है टोटल, 2,08,80,000, ठीक है। ये तो उसने टोटल सेल्स दे रखी है। लेकिन आपका एक डब्बा था जिसके बारे में उसने स्टोरी दी थी कि एक डब्बा था जिसकी कॉस्ट थी 8 लाख दे रखी थी, और आपने उसकी वैल्यू में 2,40,000 राइट ऑफ कर दिया था।
तो यानी कि उसकी वैल्यू कितनी बची खाली, 560, यही था। और इसके बारे में बोला था कि इसको आपने सेल करा है कितने में, 640। तो आप अगर इस डब्बे को अलग कर दो फिलहाल, तो जो आपको टोटल सेल वैल्यू दे रखी है 2,08,80,000, उसमें से ये डब्बे को जो बेचा आपने इसको अलग निकाल दो। तो इसका मतलब रिमेनिंग डब्बों की सेल कितनी आ गई, 2,02,40,000 ये आ गई। तो आप पहले इन रिमेनिंग डब्बों पर देख लो कि इन रिमेनिंग डब्बों पर ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, वो आपने निकाल ही लिया था। इसका 1/4 निकालना, क्योंकि सेल का 1/4 था ना ग्रॉस प्रॉफिट, 50,60,000, ठीक है। तो इसको येलो कर देता हूँ। तो इसका मतलब रिमेनिंग डब्बों पर ग्रॉस प्रॉफिट आपने ये कमाया, यस कि नो, पहले तो ओके। अब उस अकेले डब्बे पर अलग से कैलकुलेट करो कि इस डब्बे पर कितना प्रॉफिट कमा रहे हो आप। 5,60,000 का था और 6,40,000 में बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट कमाया, 80। तो इस अकेले डब्बे का प्रॉफिट अलग निकाल लो। तो उस अकेले डब्बे का प्रॉफिट अलग निकाल लिया, बाकी डब्बों का प्रॉफिट इधर अलग निकाल लिया। तो अब आप ये देख लो कि दोनों को जोड़ लो तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता लग जाएगा कितना है, 51,40,000 यही आ रहा है, दोनों को जोड़ लो तो बस। तो बेसिकली अब आप चेक कर लो, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 51,40,000 आ रहा है। हाँ तो हट गया ना, तो टोटल प्रॉफिट हट गया, 80 भी हट गया और 5,40,000 भी हट गया। तो दोनों प्रॉफिट हट गए। ये देखो, अगर आप ऊपर देखोगे सेल में से उसने ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर रखा है ना, ऊपर वाले शेड्यूल में देखना। तो COGS की वैल्यू कितनी आ गई, 1,57,40,000। तो मतलब आपका स्टेटमेंट जो है फाइनल आंसर वो ये है, ओपनिंग स्टॉक 28 लाख प्लस परचेज 1,38,40,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस 28 लाख माइनस COGS, और COGS कितना, 1,57,40,000 बस। तो आपको COGS सही निकालना था और उसके लिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट सही निकालना था। और ग्रॉस प्रॉफिट मैंने आपको बताया कि रिमेनिंग डब्बों का अलग निकाल लो और एक डब्बे का अलग निकाल लो। नहीं वो घटाएगा ना, क्योंकि वो तो टोटल सेल थी। अच्छा ठीक है, तो ओके जी। तो एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट भी है, PYQ भी है, तो उससे भी आपका ज्ञान चक्षु खुल जाएगा। ये भी एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन है आपका PYQ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो इसमें भी आपको कुछ एक कहानी दे रखी है कि P&L अकाउंट ऑफ राम शोड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 5,75,000 आफ्टर कंसिडरिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2,55,000 ऑन 31 मार्च। फिर सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्क्रूटिनी ऑफ बुक्स। तो कुछ बातें पता चली, वो तो आप पढ़ोगे अपने आप क्या बातें पता चली। और एंड में कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2022 एंड एडजस्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। तो मतलब आपको सही क्लोजिंग स्टॉक दोबारा निकालना है, ये कुछ गलतियाँ या कुछ भी बातें पता चली होंगी, और सही प्रॉफिट भी दोबारा बताना है। ठीक, तो करके देखो ट्राई, फिर पूछूंगा आंसर क्या निकला। चलो आओ जी, तो देखो ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें दे रखा है P&L अकाउंट ऑफ राम शोड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 575 आफ्टर कंसिडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 255। ठीक है, तो आप अपने समझने के लिए ऐसा मान लो कि फ़िलहाल जो राम भाई हैं उनका ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट कंबाइन बना के ऐसी प्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ कि फ़िलहाल उनका जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है वो आ रहा है 255। ठीक है,
और इस क्लोजिंग स्टॉक को लिखने के बाद जो फ़िलहाल उनका नेट प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 575, ऐसा समझ लो। लेकिन इसमें कुछ गलतियां हैं, अब वो क्या गलतियां हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, पर उन गलतियों को ठीक करके हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी चेंज होगा, और ऑब्वियसली जब क्लोजिंग स्टॉक चेंज होगा तो प्रॉफिट भी चेंज होगा, तो वो निकालना है हमको, ठीक है। बट इतना पहले ओके हो गया क्वेश्चन। तो एक एक करके आपसे पूछता हूँ, फिर आप बताना। तो सबसे पहले दे रखा है उसने, सबसे पहले दे रखा है परचेजेस फॉर द ईयर इंक्लूड 10,500 पेड फॉर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स ऑफ द शॉप, कि भाई 10,500 रुपये परचेज में ऐसे भी इंक्लूड कर रखे हैं आपने जो वैसे तो आपने शॉप के लिए इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स खरीदी हैं, पर ये तो एसेट होता है। तो अब आप ये सोचो कि परचेज के अंदर 10,500 मतलब आपने ऐसे भी इंक्लूड कर रखे हैं जो वैसे तो एसेट है, तो ये परचेज में नहीं होने चाहिए। ये तो समझ आ रहा है ना आपको, ये परचेज के अंदर नहीं होने चाहिए। तो अगर ये परचेज के अंदर नहीं होंगे, है ना, तो अब ऐसे सोचना, अगर ये परचेज से हटा दूंगा तो परचेज अगर कम हो जाएगी, तो बस आप ऐसे सोचो, फर्स्ट पॉइंट का एनालिसिस ऐसे सोचो कि अगर परचेज कम होगी, है ना, अगर परचेज कम हो जाएगी तो आप बस ये बताओ अपने दिमाग से, परचेज अगर कम कर दोगे फिगर तो प्रॉफिट उससे क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, बस ये बताना है आपको, ये सोच के बताना है। मतलब मैं एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर कभी भी मैं परचेज़ की वैल्यू कम करूँगा, लेट्स एज्यूम ऐसा खुद से करो, तो आपको ये बताना है कि उससे प्रॉफिट्स का आंसर कम आएगा या ज़्यादा आएगा, ये बताना। ज़्यादा है, बिल्कुल सही, क्योंकि परचेज़ आप ऐसे भी सोच सकते हो एक एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस अगर कम कर दोगे तो आपका प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले पॉइंट की वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। फिलहाल बस आप इस बात पे फोकस कर लो कि ये बात समझ आई, यस कि नो। पहले पॉइंट की वजह से हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, बस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, राम हैव गुड्स वर्थ ₹25,000 एज फ्री सैम्पल्स फॉर विच नो एंट्री वॉज मेड। कह रहा है राम ने 25,000 रुपये के गुड्स फ्री सैंपल में दे दिए थे, और कह रहा है इसकी तो हमने कोई एंट्री करी ही नहीं है। तो फ्री सैंपल की वैसे एंट्री बताओ क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज, यही होती है। अब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट करने का मतलब है कि आप इसको अपना एक P&L में एक्सपेंस दिखा रहे हो, तो आपका एक्सपेंस बढ़ेगा, राइट। और परचेज को क्रेडिट करने का मतलब है कि परचेज कम हो जाएगी, बिल्कुल सही, और परचेज कम मतलब एक्सपेंस कम। तो इस पॉइंट में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को बढ़ाएगा और परचेज कम कर रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है, तो इससे बताओ प्रॉफिट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ गए, इस पॉइंट से प्रॉफिट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब सेकंड पॉइंट से मैं एनालिसिस लिख रहा हूँ कि सेकंड पॉइंट से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो है वो तो आपके बढ़ गए, परचेज जो है वो कम हो गई, तो प्रॉफिट्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, लगाओ दिमाग, नो इफेक्ट, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो प्रॉफिट पहले था वही रहेगा, क्योंकि एक चीज़ एक्सपेंस बढ़ रही है, 25,000 से एक्सपेंस बढ़ भी रहा है, 25,000 से एक्सपेंस कम भी हो रहा है, तो प्रॉफिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्लियर हो गई बात, समझ आ गया। तो सेकंड पॉइंट का तो प्रॉफिट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट, इनवॉइसेस फॉर द गुड्स अमाउंटिंग टू 1,85,000 रुपये हैव बीन एंटर्ड ऑन 29 मार्च बट वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। तो कह रहे हैं देखो हमारे पास गुड्स आ गए और उनके इनवॉइसेस भी मतलब हमने रिकॉर्ड कर लिए 29 मार्च को, लेकिन कह रहा है कि बस हमने उसको स्टॉक में नहीं शो करा, स्टॉक में इंक्लूड नहीं करा, ठीक है। तो अब अगर आप इसको स्टॉक में इंक्लूड करोगे, जो करना तो चाहिए क्योंकि गुड्स का इनवॉइस तो आ गया 29 मार्च को ही, तो आपको इसको अपने स्टॉक में इंक्लूड करना चाहिए। तो बस आप ये बताओ
कि थर्ड पॉइंट की वजह से अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक 1,85,000 बढ़ेगा मान लो, तो प्रॉफिट्स क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। वेरी गुड। तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं? बस आपको लॉजिकली भी ये सोचना है कि हर ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट पर क्या फ़र्क पड़ रहा है या पड़ेगा। तो थर्ड पॉइंट से अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाओगे तो प्रॉफिट भी बढ़ेंगे, राइट? ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखो, उसका एनालिसिस। फोर्थ पॉइंट में लिखा है सेल्स अमाउंटिंग टू 2,05,000 वर डिस्पैच्ड ऑन 27 मार्च बट वर इंक्लूडेड इन द सेल्स ऑफ अप्रैल 2022। तो कह रहे हैं हमने वैसे सेल तो कर दी और गुड्स मतलब गुड्स 27 मार्च को डिस्पैच भी कर दिए, लेकिन सेल हमने गलती से अप्रैल के महीने में इंक्लूड कर रखी है, तो गलती होगी। तो सेल तो आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी मार्च में ही। तो अगर अब आप सेल को मार्च में इंक्लूड करते हो या सेल की फिगर कह लो बढ़ा देते हो, तो अब बताओ फोर्थ पॉइंट से कि अगर आप सेल की फिगर 2,05,000 बढ़ा देते हो मार्च के महीने की, तो इससे प्रॉफिट्स का क्या होंगे? प्रॉफिट्स भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि सेल बढ़ाते ही प्रॉफिट भी बढ़ेगा। फिर भाई ओके है कहानी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, गुड्स कॉस्टिंग 55,000 रुपये वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस इन मार्च एट ए मार्जिन ऑफ 33 1/3% है वो ऑन कॉस्ट, मतलब 1/3। अप्रूवल वॉज गिवन इन अप्रैल बट दीज वर कंसिडर्ड एज सेल्स इन मार्च। तो कह रहे हैं हमने 55,000 के जो गुड्स हैं वो अप्रूवल बेसिस पर भेजे थे। तो पहले तो आप 55,000 गुड्स की कॉस्ट दे रखी है, इसमें 1/3 जोड़ना ताकि सेल वैल्यू पता चले। ठीक है, मतलब कितनी आ रही है? 73,333 अप्रॉक्स। ठीक है, तो आपने अपने कस्टमर को ये गुड्स भेजे होंगे 73,333 के, लेकिन वो अभी भी लिखा है कि अप्रूव नहीं हुए थे। अप्रूवल हमें कब मिला? अप्रैल के महीने में। तो मतलब मार्च में तो अप्रूव नहीं हुए। और हमने देखो क्या गलती कर रखी है, आगे गलती पढ़ो, ब्लू कलर कर रहा हूँ। कह रहा बट दीज वर कंसिडर्ड एज सेल्स इन मार्च 2022। तो इसका मतलब हमने मार्च में इसको फालतू में सेल्स मान लिया। ये सेल्स तो नहीं है मार्च की, क्योंकि अप्रूवल कब मिला है कस्टमर से? अप्रैल में। तो इसको हम अपने मार्च में सेल नहीं मान सकते, तो हम इसको अपनी मार्च की सेल नहीं मानेंगे। तो अगर आप 73,333 को सेल नहीं मानोगे, या मतलब मैं ऐसे लिख देता हूँ कि आप अगर सेल को कम करोगे 73,333 से, अगर आप सेल कम करोगे तो बताओ प्रॉफिट क्या होंगे? प्रॉफिट कम हो जाएगा फिर 73,333 से, है ना? प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा 73,333 से, क्योंकि आप सेल कम करोगे तो सेल के कम करते ही प्रॉफिट भी कम होगा, आंसर कम हो जाएगा। लेकिन ये आपको मैंने एक पॉइंट स्पेशल कॉन्सेप्ट में सिखाया था कि अगर गुड्स कस्टमर के पास हैं, यानी कि ये अभी अप्रूव नहीं हुए, ये स्टॉक अभी कस्टमर के पास था 55,000 का, तो हमें उसे क्या कंसिडर करना पड़ता है? अपना ही क्लोजिंग स्टॉक कंसिडर करना पड़ता है। तो अगर आप इसे अपना क्लोजिंग स्टॉक कंसिडर करोगे तो इसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारा क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ गया तो फिर हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मतलब फिफ्थ पॉइंट के दो इफ़ेक्ट्स हैं बेसिकली, कि सेल कम हो जाएगी तो इसलिए प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ गया। अमाउंट अलग अलग है हालांकि। तो इतनी कहानी क्लियर हुई। तो अब अगर मैं इतनी कहानी से पहले अब आपको ये निकाल के ही दिखा दूँ कि प्रॉफिट पर क्या क्या फ़र्क पड़ा, तो आप कैलकुलेटर निकाल लो, मैं ओरली आपके साथ सॉल्व कर लूँगा। तो हमारा प्रॉफिट पहले कितना आ रहा था? 575 आ रहा था, है ना? तो अब देखो पॉइंट वाइज पॉइंट कर रहा हूँ। तो पहले पॉइंट में आपने लिखा कि प्रॉफिट बढ़ जाएगा,
तो पहले पॉइंट में कितना अमाउंट था 10,500, तो आप कैलसी पे प्लस कर दो, कर दिया। अच्छा दूसरे पॉइंट में तो नो इफेक्ट है तो कोई नहीं। तीसरे पॉइंट में आपने लिखा था कि प्रॉफिट और बढ़ जाएगा, तो प्लस 185 और कर दो, कर दिया। फिर चौथे पॉइंट में आपने लिखा था कि प्रॉफिट और बढ़ जाएगा 2,05,000, वो भी प्लस कर दो, कर दिया। पांचवें पॉइंट में आपने लिखा था कि 7,333 से प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो 7,333 प्रॉफिट माइनस कर दो, कैलसी पे कर दिया। और फिर लिखा था कि 55,000 से प्रॉफिट ज़्यादा भी हो जाएगा, तो 55,000 से प्रॉफिट को बढ़ा भी दो। और अब देखो कि नया रिवाइज्ड एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ रहा है, 957,167 आ रहा है। इसका मतलब तो हम ये कह सकते हैं कि अब जो इसका रिवाइज प्रॉफिट आएगा वो इसका मतलब यही आना चाहिए, यही आना चाहिए। तो पहले आपको समझ आया कि प्रॉफिट जो है वो क्या है, कैसे चेंज हो रहा है। तो अब ICAI का आंसर देखें, तो अगर ICAI का सेम आंसर आया तो इसका मतलब उन्होंने ठीक करा है, और अगर ICAI का अलग आंसर आया तो इसका मतलब उन्होंने गलत करा है ना। तो अब देखेंगे कि ICAI का सही है या नहीं है। आए तो जय ICAI, ये राजा। तो उन्होंने P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बना के दिखा रखा है। तो लेफ्ट में देखो लिख रखा है पहले तो नेट प्रॉफिट जो गिवन है, फिर 10,500 जुड़ गए, फ्री सैंपल वाले 25 जुड़ गए, 185 जोड़ दिया, 2,05,000 जोड़ दिया, डेबिट में 25 एक्सपेंस के घटा भी दिए, और 733 डेबिट में कर दिया। तो टू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 957,167। तो बेसिकली ये हमारा रिवाइज्ड प्रॉफिट आ रहा है 957,167, समझ गए। तो भाई जो हमने जोड़ घटा करके करा वो चीज़ उन्होंने अकाउंट में करके कर दी। तो जितनी चीज़ों को जोड़ा वो क्रेडिट में लिख रहे हैं क्योंकि वो प्रॉफिट को बढ़ा रही हैं, और जितनी चीज़ों को हमने घटाया वो डेबिट में लिख रहे हैं। बाकी 25,000 हमने क्योंकि लिखा ही नहीं था तो वो आपको दिखा देता हूँ, वो इन्होंने दोनों तरफ लिख रखा है, तो उसका नेट इफेक्ट वैसे नील ही पड़ेगा। $55 ये रहा ना दोस्त, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी ना तो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट जो है वो आपका मतलब सही आ रहा है और हमारा भी सही आ रहा है, इनका भी सही है। पर अब लॉजिक समझिए, पूरा खेल जो था वो ये था कि प्रॉफिट नया क्या होगा। तो हमें हर ट्रांजैक्शन का बेसिकली ये इफेक्ट देखना था कि प्रॉफिट में उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, और प्रॉफिट के फ़र्क के हिसाब से फिर एडजस्टेड नेट प्रॉफिट ये निकला। अच्छा, बाकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन देख लेते हैं। वो छोटी थी, वो सिंपल भी थी। तो हमें स्टॉक तो कितना दे रखा था, 255 का बस। तो हमें दो चीज़ें और इसमें स्टॉक में कंसिडर करनी थी, क्योंकि दो ही पॉइंट्स थे जो स्टॉक से रिलेटेड थे। एक तो जो हमने गुड्स खरीदे थे और लिखा था ना कि वो उसने स्टॉक में इंक्लूड नहीं करा, इनवॉइस तो आ गए थे लेकिन इंक्लूड नहीं करा, तो एक तो वो भी मान लेंगे। और वही स्पेशल पॉइंट जो स्टॉक अभी कस्टमर के घर पे पड़ा है वो भी हमारा स्टॉक होता है। तो दो पॉइंट स्टॉक को टच कर रहे थे, तो स्टॉक हमारा मतलब अब 495 हो जाएगा, ठीक। तो मतलब ये इस तरह के ये स्पेशल कॉन्सेप्ट के पॉइंट इसमें लगवा देता है। तो ये था क्वेश्चन बेसिकली आपका। आई होप समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या था, ठीक है। चलो ठीक है, तो बस यही करते हैं। बाकी आप अपने नॉर्मल घर जाकर आप इसके बुक के ही जो इलस्ट्रेशंस हैं या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो कर लो। 4 इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो भी इसी पर बेस्ड हैं, चारों प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जिसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है और इसी तरह से निकालना है स्टेटमेंट बनाकर, है ना। तो उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। और ये एक क्वेश्चन बुक का भी ऐसा ही है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, जिसमें प्रॉफिट को एडजस्ट करवाने का भी पूछा है, तो वो भी सेम आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप चारों प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बस कर लेना तो फिर कवर हो जाएगा।